अब हम क्वेश्चन नंबर 160 देखेंगे, क्योंकि 159 तक हम जो है अगले वीडियो में बता चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो 160 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। तो ये अनुच्छेद हो जाएगा 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन किया गया है। बात करें केंद्र एवं राज्यों के मध्य कर राजस्व यानी कि टैक्स रेवेन्यूज के वितरण पर सिफारिशें देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा राज्यों एवं केंद्र के जो है बीच वित्त से। भारत में संघीय वित्त आयोग राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से संबंध रखता है। यह वो जो है दोनों के मध्य कर एवं अनुदानों के बारे में विभाजन के सिद्धांतों के बारे में सुझाव देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को। वित्त आयोग के विपरीत योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था था। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। इसका गठन है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता था। इसका मुख्य कार्य केंद्र की पंचवर्षीय योजना तथा राज्यों की वार्षिक योजनाओं के संबंध में सलाह देना था। 1 जनवरी 2015 से इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। अगला है उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिलीजुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट तेलुगु देशम पार्टी। बात करें 12वीं व 13वीं लोकसभा के स्पीकर GMC बालयोगी थे, जो तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य थे। यह दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे हम NDA कहते हैं, की साझा सरकार में शामिल नहीं हुआ था। नेक्स्ट 164 है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। तो ये है चुनाव आयोग को। भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को है। इसके लिए वो कुछ मानदंड घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3, 4 सब सही हो जाएंगे। मतलब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। सेकंड है राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। थर्ड है राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। फोर्थ क्वेश्चन है 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करें प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और पंजीकरण के नियमों की व्यवस्था की गई है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। वह दल राष्ट्रीय दल होता है जो कम से कम 4 राज्यों में 6% मत प्राप्त करता है और किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें जीतता है, या वह लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों से 2% सीटें प्राप्त करता है। 1999 के 13वीं लोकसभा चुनाव में 6 राष्ट्रीय एवं 48 राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों ने हिस्सा लिया था। वर्तमान में 8 राष्ट्रीय दल हैं। कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी, CPIM और बहुजन समाज पार्टी। 6 है NCP, फिर 7वें नंबर पे है तृणमूल कांग्रेस तथा 8वें नंबर पे है नेशनल पीपुल्स पार्टी। फिर हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष सरकारीय आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था
उसने अपना प्रतिवेदन जमा किया था कब? तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन 1987 ईस्वी में। सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन करने की संस्तुति का अधिकार दिया गया था। इसने अपना प्रतिवेदन जो है वो 1987 ईस्वी में किया। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित किया गया था, इसे 27 अक्टूबर 1987 को आधिकारिक तौर पर अपना प्रतिवेदन जमा किया था। गौरतलब है कि वर्ष 1983 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है 167 क्वेश्चन की पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता था? तो किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है और संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के संबंध में राज्यों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। इसके गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार राज्यों को है। नेक्स्ट है पंचायती राज विषय के बारे में। तो पंचायती राज विषय है राज्य सूची पर। फिर नेक्स्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची जो है अनुच्छेद 243 जी के तहत दी गई है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 243 जी जो 243(6) के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी योजनाओं को जो उन्हें सौंपी जाएं जिनके अंतर्गत वह योजनाएं भी हैं जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में है, कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व जो है सौंपा गया है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। इसमें पंचायत से संबंधित 29 कार्यों की सूची वर्णित है। नेक्स्ट है 170 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ये ग्रामीण खेल नहीं शामिल है, बाकी शामिल है पुस्तकालय, ईंधन और चारा तकनीक प्रशिक्षण। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख है जिसमें कुल 29 विषय शामिल हैं। कौन कौन सी चीज़ें? तो पुस्तकालय, ईंधन और चारा तकनीक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन, लघु वन उपज, मत्स्य उद्योग इत्यादि विषय इसमें शामिल है, लेकिन ग्रामीण खेल का उल्लेख 11वीं अनुसूची में नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ग्राम पंचायत। बात करें पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 हड़ा के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की सिफारिश की गई। इसमें गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद। इस सिफारिश को स्वीकार कर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। गौरतलब है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अनुच्छेद 40 में जो है
राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 173। 172 तक हमने करवा दिया है। तो आगे देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 40। सरकार की अगला क्वेश्चन है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ये हो जाएगा, ये ए ऑप्शन भी सही हो जाएगा, बी सी यानी कि सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसलिए आंसर नंबर डी हो जाएगा। जो सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं में से एक होता है कि इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य जो है गाँवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना, और जिला स्तर में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। इनमें से सभी सही होता है। ठीक है, सही है। बात करें पंचायती राज प्रणाली स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था करता है। ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर एवं जिला स्तर पर पंचायती राज का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण समुदायों को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है। नेक्स्ट है 175। पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं। तो ये आता है, डी ऑप्शन हो जाएगा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद। नेक्स्ट है कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बना सकें एवं लागू कर सकें। नेक्स्ट है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, स्थानीय जनता की। मतलब सफलतापूर्वक कार्य के लिए पंचायती राज को पूरे सहयोग की ज़रूरत स्थानीय जनता की पड़ती है। पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए स्थानीय जनता के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है। बिना जन भागीदारी के पंचायती राज का स्वप्न साकार नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, यानी कि डी ऑप्शन ए सभी सही होगा। भारत में पंचायती राज की स्थापना ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए की गई है। यह शक्तियों के विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी, सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। पंचायती राज की स्थापना की प्रेरणा संविधान के अनुच्छेद 40 ने दी है, और ये आगे चलकर 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इसे स्वशासन की इकाई के रूप में गठित करने के व्यवस्थित प्रयास किए गए। नेक्स्ट है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था। तो बलवंत राय मेहता। पंचायती राज की अनुशंसा के लिए 1957 में एक समिति गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे तथा जिसका उद्देश्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण था। मेहता ने पंचायतों के त्रिस्तरीय ढांचे की सिफारिश की। 1977 में अशोक मेहता समिति गठित की गई। 1978 में प्रस्तुत रिपोर्ट में 2 स्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की गई। 1985 में JVK राव समिति का गठन किया गया था। 1986 में LM सिंघवी समिति बनी और 1988 में PK थोंगन समिति का गठन किया गया था। LM सिंघवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिकता का दर्जा देने की सिफारिश की गई। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, बलवंत राय मेहता समिति। मतलब भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है। तो ये हो जाएगा, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये नहीं है, बाकी सब हैं। मतलब स्वायत्तता भी है, लोक सहभागिता
और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, ये सब हैं। अगर देखा जाए तो स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य या विशेषता नहीं है। स्वायत्तता, लोक सहभागिता एवं स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना विकेंद्रीकरण की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की। इनकी सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश ने भी इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू कर पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। नेक्स्ट है, पंचायती राज का सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया, तो ये किया गया राजस्थान। पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया राजस्थान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, तो यह हो जाएगा अशोक मेहता कमेटी ने जो है न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। अगर हम बात करें अशोक मेहता समिति गठन 1977 में जनता पार्टी सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु किया था, जिसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। उन्होंने ही न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखने ताकि इसका जो सभापति एक योग्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की सिफारिश की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो ये कौन सा नहीं आता? उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक जो है नहीं आता। बात करें स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा जनोपयोगी सेवा आते हैं, किंतु सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव नहीं आता। सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव कार्यपालिका के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है, तो ये समवर्ती सूची में है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची का विषय है, यह राज्य सूची की प्रविष्ट 5 का विषय है। नेक्स्ट है, किस राज्य या किन राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया गया है, तो इसमें से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड व फोर्थ दोनों। बिहार में भी, उत्तराखंड में भी, मध्य प्रदेश में भी और हिमाचल प्रदेश में भी। फिर अगला है, बात करें बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के 50% आरक्षण को वैध किया है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में महिलाओं के लिए 50% स्थान पंचायतों में आरक्षित किए गए हैं। अगला है, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है, तो ये जाएगा बी ऑप्शन, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, 64वां संविधान संशोधन बिल। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधानिक शुरुआत मूलतः 64वें संविधान संशोधन विधेयक बिल द्वारा हुई थी। इस बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मई 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत किया था। हालांकि यह विधेयक राज्यसभा में पारित न होने के कारण व्यपगत हो गया था। तत्पश्चात 72वां संविधान संशोधन विधेयक 1991 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में अधिनियमित हुआ था। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 73वां संशोधन।
73वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। अगला है कि संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, तो ये पंचायती राज प्रणाली से। नेक्स्ट है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा न्यायिक पुनर्वीक्षण। न्यायिक पुनर्वीक्षण पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता, यह सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो इसी ऑप्शन हो जाएगा या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकेगा। संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1951। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15(1), 19(1), 6 और 19(2), 31, 85, 86, 174, 176, 341, 342 एवं 343 में संशोधन किए गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया, तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। बात करें 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के बहुत सारे मौलिक प्रावधानों को बदलने की कोशिश की गई, इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई। 42वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय द्वारा 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करना था, जिसमें संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को इस मामले में निर्णीत संविधान के आधारभूत ढांचे को संशोधन करने से रोका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति जो है वो थे काका साहेब कालेलकर। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे, तो ये थे, बी ऑप्शन हो जाएगा काका साहेब कालेलकर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जो है प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन जो है 29 जनवरी 1953 को हुआ। इस आयोग के अध्यक्ष काका साहेब कालेलकर थे। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये हो जाएगा राज्य के राज्यपाल द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, यद्यपि इन्हें हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति इन्हें इसी आधार पर हटा सकते हैं जिन आधारों पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया जाता है। गौरतलब है कि भारतीय संविधान के भाग XIV के अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता शक्तियों के अलावा इसके गठन, सदस्यों की नियुक्ति एवं जो है बर्खास्तगी इत्यादि का उल्लेख है। नेक्स्ट है, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन VVPAT का संस्करण क्या है, तो इसी ऑप्शन हो जाएगा M3। नेक्स्ट है, बात करें निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया और तंत्र का अधीक्षण करने के लिए संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का उपबंध अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग ने निर्वाचन प्रणाली को पारदर्शी, सरल एवं सहज बना दिया है। पारदर्शी व्यवस्था की आधिकारिक पुष्टि के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल VVPAT का प्रयोग हो रहा है। वर्तमान समय में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन VVPAT का M3 संस्करण निर्वाचन आयोग द्वारा किया जा रहा है, अतः विकल्प C सही होगा। नेक्स्ट है, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा E। उपयुक्त में से कोई नहीं या तो उपयुक्त में से एक से अधिक। वरीयता क्रम अगर टेबल ऑफ प्रेसिडेंस यानी कि केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई
1979 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यूपीएससी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी यानी कि कैग को वरीयता क्रम में एक समान 9 का रखा गया है, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को न्यायिक क्षेत्र अपने न्यायिक क्षेत्र में 14वें तथा उसके बाहर 17वें क्रम पर रखा गया है, अतः विकल्प ई सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा मुकदमे तथा कार्यवाही, मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 मुकदमा तथा कार्यवाही से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद और कार्यवाहियाँ का उल्लेख है। अनुच्छेद 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति और अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी का उल्लेख है। अगला देखते हैं। तो भारतीय संविधान में टोटल इतने ही क्वेश्चन थे। कितने थे? 201 तक। इसके बाद सामान्य भूगोल शुरू हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने भाई बहनों में शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।